सर, आज वेस्टर्न राजस्थान में आप आए हैं, क्या डिस्कशन हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, और आसपास के संभाग के शहरी जिलों के कप्तान यहाँ मौजूद थे, किन मुद्दों पर सर डिस्कस हुई, क्या पॉइंट्स? जोधपुर रेंज की आज हमने यहाँ पे सारे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की है। और जोधपुर रेंज, जैसा आप सभी जानते हैं कि काफ़ी कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रेंज है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की वजह से, बल्कि साथ ही साथ जिस तरह से गत समय में औद्योगिकीकरण हुआ है और नए यहाँ पे संयंत्र लगे हैं, तो उसके कारणों से और जो चुनौतियां हैं उनको लेके हमारे जो सारे पुलिस अधीक्षकगण हैं इस रेंज के, उनके साथ आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है। सर, क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके के इशू भी आए हैं जो संभाग के अंदर? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के संबंध में जो विषय हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा की गई है कि किस तरह से जो चुनौतियां इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी वजह से आती है, क्योंकि हमारे 100 गांव ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। इसके अलावा जो मादक द्रव्यों पे विशेष निगरानी की आवश्यकता है, NDPS का जिस तरह से इस्तेमाल गत समय में सुनने में आया है, और ख़ास तौर से युवाओं में किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं, और नए नए जो इनके तरीके, नए नए जो माध्यम आ रहे हैं, वो एक पुलिस के लिए जो चुनौती है उसको हम किस तरह से संगठित होके और काम करें, प्रभावी काम करें, तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो इसके लाभ लेके जो तस्कर हैं उनकी संपत्तियों को किस तरह से नष्ट किया जाए, उनको उसका लाभ नहीं लेने दिया जाए, उसके लिए हमारी इन सबसे बात की गई है। सर, आने वाले वक्त में क्या कुछ नवाचार देखने को मिल सकते हैं बेहतर पुलिसिंग को लेकर के, क्योंकि हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई वो पुलिस विभाग के लिए भी ठीक नहीं थी, तो आगे क्या कुछ एक्शन प्लान आपका उसको लेकर के रहना वाला है? नवाचार से ज़रूरी ये है कि जो हमारी जो बेसिक पुलिसिंग है, जिसमें हमारी गश्त की व्यवस्था है, हमारे लोगों से जुड़ने की जो व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण के लिए जो अपने जो जनता के माध्यम से जो हमें सूचनाएं समय पे मिल सकती हैं उसको प्राप्त करने की, और लोगों में ये विश्वास पुलिस के प्रति बनाए रखने की जो ज़रूरत है, तो अगर हम उसको ही ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक हमारे से लोग जुड़ते हैं और हमें अपनी समस्याएं के साथ साथ उनके आसपास होने वाली गलत गतिविधियों की भी सूचना समय पे देते हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा जो पुलिस थाने का जो समस्त स्टाफ है उसकी सक्रियता अपने फील्ड में इस तरह से बनी रहे कि लोग उसको जानें, लोग उस पर भरोसा करें, और किसी भी समय उसकी हमारी मदद की ज़रूरत हो तो वो निसंकोच उस तक और हम तक पहुंच सकें। साथ ही साथ जो महिला अत्याचार हैं और दलित अत्याचार हैं, उसमें हमने देखा है, आज अभी जो समीक्षा कर रहे थे, गत समय में न केवल संपूर्ण अपराधों में गिरावट आई है, बल्कि साथ साथ रेंज में महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भी अत्याचारों में गिरावट आई है। अब इसको हमें आगे बरकरार रखना है, साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि दलितों पे और कमज़ोर वर्ग पे किसी भी तरह के अत्याचार की किसी की का दुस्साहस ना हो, और यदि कभी ऐसा कोई घटना हो तो उसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पे और रोक लग सके। महिला अत्याचार की आपने बात की, आज चोटन में ही महिला और उसकी बच्ची और नाबालिग बच्चे के साथ थानाधिकारी द्वारा थाने के परिसर के अंदर मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर जैन समाज के लोगों ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट पे धरना दिया है। आज के ही दिन की बात है। तो सर, वो थानाधिकारी अगर उनको मार रहा है, उनके अभी तक मेडिकल भी उस बच्चे का नहीं हुआ है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो घटना, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी समाज में, और पुलिस का ये प्रयास है कि
पहली बात तो जहाँ तक संभव हो इस तरह से घटनाएं ना हो, और दूसरा यदि कोई घटना हो तो उसके पीछे जो घटना कारित करने में व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। सर बाड़मेर सरहदी इलाका है और इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो है वो पिछले कुछ समय से लगातार सक्रिय है और इस तरीके की घटनाएं सामने भी आती है। इसको लेकर के कैसे प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, पुलिस क्या सोच रही है इस मामले को लेकर? उसके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एजेंसी हैं जो कि ड्रग्स के नेटवर्क के विरुद्ध काम करती हैं, हमारा उनसे भी समन्वय है और उनकी मदद से और हमारे स्थानीय स्टाफ की मदद से और एनसीबी की मदद से हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि इस पे न केवल किसी बाड़मेर ज़िले में बल्कि जो पूरी रेंज है और इसी के साथ साथ पूरे राज्य में ड्रग्स के माफिया और ड्रग्स के जो नेटवर्क है उसके खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस का क्या प्लान है? साइबर क्राइम्स जो हैं वो सभी जगहों में बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा गत समय में सभी ज़िलों में राज्य सरकार द्वारा साइबर थानों की स्थापना भी की गई है और हमारी तरफ से भी प्रदेश में मुख्यालय पे इसमें हम इसकी मॉनिटरिंग के लिए कि प्रदेश में कहीं भी साइबर क्राइम की घटना हो तो उसमें उसका किस तरह का उसके पीछे नेटवर्क है और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग स्थानों में अगर घटनाएं हो रही हैं तो उनमें किस तरह से उनको उनमें कोई आपस में कोई तालमेल है तो उसके लिए राज्य स्तर पे भी निगरानी व्यवस्था जो है उसको और मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो ज़िलों में जो व्यवस्था की गई थी उसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भले ही ज़िले में साइबर थाना एक हो परंतु जो प्रत्येक थाना है उस पर भी ऐसी व्यवस्थाएं रहें कि अगर कोई छोटी से छोटी भी साइबर ठगी या इस तरह की घटना हो और परिवादी अगर अपने नज़दीकी थाने पे जाए तो उसको इमीडिएट जो रिलीफ मिलना चाहिए वो तत्काल उसको मिले और आगे उसमें अगर किसी विशेषज्ञ एजेंसी या विशेषज्ञ थाने में उसकी जांच होने की आवश्यकता है तो उसका भी पूरी आगे का मार्गदर्शन और उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी उसको स्थानीय थाने पर ही मिल जाए। सर आप कह रहे हैं हर थाने के ऊपर ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो डेडिकेटेड जो साइबर थाना है वो भी इक्विप्ड नहीं है, वहाँ पे भी सारी सुविधाएं नहीं है, बड़ी चैलेंजेस है उनके सामने क्योंकि साइबर क्राइम का जो नेटवर्क होता है बड़ा वाइड रहता है लेकिन वो उसको भी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इक्विपमेंट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पूरी नफरी नहीं है, पूरा स्टाफ नहीं है। तो जब डेडिकेटेड थाने की स्थिति है तो बाकी में हम कैसे कर पाएंगे इसको, ये बड़ा चैलेंज है। सर मैं इनके सवाल के साथ एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ सर, अपराध को रोकने के लिए पदरिकता भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए आपने कुछ जवाब आपने पहले उन्हें दूसरे का दे दिया कि धीरे धीरे इसमें चूँकि ये थाने को अभी सेटअप हुए बहुत समय नहीं हुआ है और तो निश्चित रूप से जो उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे स्टाफ की वो भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी ये इसको हम फेजेस में इसको हम डील कर रहे हैं। पहला ये है कि सबसे पहले इमीडिएट उसमें जो आज की तारीख में 1930 पे कंप्लेंट करनी है तो पहला कार्य है कि हम जनता में अधिक से अधिक ये अवेयरनेस दे पाएँ कि इसकी सूचना तत्काल देनी है, इसकी रिपोर्टिंग तत्काल करनी है ताकि आगे उसमें और नुकसान होने से बच सके। तो जो प्राथमिक जो उसमें कार्रवाई अपेक्षित है तो स्थानीय थाना स्तर पे अगर उतनी भी जानकारी मिलेगी तो बहुत हद तक लोगों को रिलीफ मिलता है। फिर आता है कि उसमें और टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी, उसके लिए कुछ और साधनों की ज़रूरत होगी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर थाने पे हो, पर थाने में ये पता होना चाहिए कि इस टूल की उपलब्धता कहाँ है, इस संबंध में अपराध में कहाँ उसको और मदद मिल सकती है। तो वो हम चाह रहे हैं कि वो लिंक बन जाए। हर थाने पे 50 लोगों की या 25 लोगों के विशेषज्ञों की टीम नहीं हो सकती, पर ऐसे 2 लोग तो हो सकते हैं जिनको ये पता हो कि इस तरह के प्रकरण में किसकी मदद लेनी है और वो विशेषज्ञ कहाँ बैठा है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो वो व्यवस्था
अगर हम कर लेते हैं तो वही एक बहुत बड़ी सवाल तो छोटा चीज़ सा होगी। तैयारी को लेकर था, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग हो रही है, आज में मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन यूज़ किए जा रहे हैं, जो बड़े डिटेक्टिव पास हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले। सो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है क्राइम के साथ, जो मॉडर्न ऑपरेंडी चेंज हो रही है, इसको लेकर के पुलिस की तैयारी क्या है, सर कितना सा सवाल, क्योंकि डील करना देखिए राष्ट्रीय स्तर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश में लगातार जो है विभिन्न जो केंद्रीय संस्थान हैं वो इसमें समय समय पे इस बारे में गहन रिसर्च करके और क्या क्या जो ज़रूरतें हैं पुलिस की आज की चुनौतियों के अनुरूप, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरह का हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, उस पे लगातार इस पे कार्य होता रहता है। और प्रतिवर्ष इस बारे में सारे राज्यों को इसकी जानकारी भी दी जाती है। हम उस जानकारी के माध्यम से अपने स्टाफ को के लिए हम रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो तकनीक आज की तारीख में किसी भी प्रदेश में अगर अच्छे इस्तेमाल हो रही है तो वो धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में भी पहुंच रही है। तो वो आपको उसमें चाहे वो ड्रोन से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरह के अपराध से हो, तो आज के समय में जो दूसरे राज्यों की अच्छी प्रथाएं हैं उनको जो है गृह मंत्रालय के एजेंसीज़ हैं वो आगे से आगे दूसरे राज्यों तक पहुंचा रही हैं और राजस्थान भी उसका लाभ लेगा। सरकार सर सभी विभागों को बजट देती है, लेकिन जब पुलिस की बात आती है तो बहुत कम बजट मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली क्वार्टर्स जो है वो लाइन्स के अंदर भी बहुत कम है और जो है वो बहुत जर्जर स्थिति में है। कई थाने जो है वो स्टेट टाइम की जो बिल्डिंग्स है उसके अंदर चल रहे हैं और इसकी आड़ में जन सहयोग की भाव बताते हुए कई आपराधिक तत्व है जो दान देकर एक तरीके से दानदाता बनकर पुलिस के नज़दीक आते हैं और उनकी एक जो छवि है वो एक दानदाता या समाज सेवी की बन जाती है। इन चीज़ों पे पुलिस कितनी गंभीर है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल जी ने पुलिस के लिए कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है और जब भी जो भी हमारी अपेक्षाएं रही हैं, जब भी हमने राज्य सरकार से मांगा है तो पिछले बजट में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें राजस्थान पुलिस को मिली हैं। और जो हमारे आवास की समस्या है हमें उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से आवास जो हैं उनकी मरम्मत का काम प्रतिवर्ष किया जाता है और जहाँ जहाँ पे अभी भी आवश्यकता है उसके लिए सर्वे करा के अतिरिक्त आवास बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। और हम पूछ रहे हैं सभी से कि अगर और कहीं पे कमी है तो उसके लिए पूरा प्लान बना के हम पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से इसको बनाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से अब ऐसा कोई कमी नहीं है कि किस चीज़ में हमें कभी मना किया गया हो कि आपको ये बजट नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा 10,000 पदों पे अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है, तो उस तरह का कोई अभाव नहीं है बजट का। बस ये है कि कई बार फेजेस में चीज़ें मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ एक ही समय पे मिल जाएं। सर 4 डीजी पदोन्नत होने के बाद भी पुरानी अपने जो पद है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और पद निर्धारित सरकार कर नहीं पा रही है। वजह क्या है? क्या सरकार और सिस्टम के बीच में कहीं समन्वय का अभाव है? क्योंकि जो डीजी एसीबी पद है वो भी सेवानिवृत्ति की बात से रिक्त पड़ा है। देखिए, ये ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ये सब जो है ये राज्य सरकार के विषय की वस्तुएं हैं, तो इसमें मेरे द्वारा कुछ कहना उचित नहीं है, परंतु जो भी अधिकारी जहाँ पर हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो इसमें आपको और हमको इस विषय में मेरे ख्याल से कोई चर्चा सरहदी इसमें जुड़ा हुआ सवाल सर, जब आपने कार्यभार ग्रहण किया था उस वक्त बताया जा रहा है कि तबादला सूची जारी थी, लेकिन उसमें आपने संशोधन किया और जो अच्छा फील्ड में काम नहीं कर रहे थे उनको नॉन फील्ड किया गया आईपीएस ऑफिसर्स को। तो क्या ये नीति एसएचओ और आरपीएस पे भी भविष्य में लागू होगी कि अच्छा काम नहीं करने वालों को नॉन फील्ड किया जाएगा और अच्छा काम कर रहे हैं उनको फील्ड में लगाया जाएगा? हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो पुलिस अधिकारी अच्छा काम करते हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, उनको प्राथमिकता मिले और जिनके बारे में अगर तफ्तीश गलत करने की या भ्रष्टाचार की या गलत आचरण की बात आती है तो उनको फील्ड में कम से कम
हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों का स्थान अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर हो। इसके लिए पूरी प्रयास यही रहेगा। सर, सरहदी जो बाड़मेर जिला है या सरहदी जैसलमेर बाड़मेर जिला, यहाँ पर क्या है, लोगों में शिक्षा के अभाव के कारण कई बार जो आत्महत्या के केस है वो बढ़ते हैं। उसको लेकर के, हालांकि बाड़मेर की हम बात करें तो बाड़मेर में जो क्राइम रेशियो है वो करीब 30% से ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन इस तरीके के जो केस आते हैं उसके लिए पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है? आने वाले समय में ऐसे लोगों में कैसे जागरूकता भी फैल सकती है, क्योंकि सामूहिक आत्महत्याओं के केस बहुत ज़्यादा इधर आते हैं। देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस की जो हमारी जन सहभागिता की जो विभिन्न स्कीम्स हैं, हमारे CLG सदस्य होते हैं, सुरक्षा सखियां हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, ये सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका अगर सक्रिय सहयोग मिलता है तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, जो लोग कई मानसिक अवसाद के कारण कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिल सकती है। उसमें आपका भी सहयोग, मीडिया का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा कि ऐसी चीज़ों को लोग कई बार जल्दबाजी में या छोटी सी घटना पे ज़्यादा विचार करके आजकल मानसिक जो रोग हैं उनको समय पे नहीं एड्रेस करके कई लोगों को काफ़ी गंभीर उसके परिणाम मिल रहे हैं। तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि पब्लिक के लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उनके माध्यम से हम ऐसी बातों को लोगों तक पहुंचा सकें। आपको याद होगा, यहाँ बाड़मेर पुलिस चौपाल, रात्रि चौपाल भी आयोजित कर रही है। तो इन सब के माध्यम से एक हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और इस तरह की चर्चा कर सकते हैं कि जो न केवल पुलिसिंग को बेहतर करे बल्कि एक आम जीवन को भी अच्छा कर सकती है। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी है कि युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें। हम चाहेंगे कि और जो युवा हैं, ख़ास तौर से 18 से 25 वर्ष के युवा, वो हमारे साथ जुड़ें। हमारे थानाधिकारियों से हम कह रहे हैं कि अपने थाने में जो वो CLG के साथ युवा लोगों को भी जोड़ें, उनको उनके साथ उनके खेल कूद की गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करें, उनको उनके भविष्य के लिए उनको मार्गदर्शन दें। उनकी जो एनर्जी है, हमारा जो युवा है बहुत सक्षम है, राजस्थान के युवा हैं, उनके लिए इतनी आज की तारीख में इतनी संभावनाएं हैं कि आप सोच नहीं सकते। ज़रूरत है कि उनकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा मिले। उस ज़रूरत है कि उनको कोई गाइड करे कि किस तरह के परीक्षाओं को में वो बैठ सकते हैं। आज सिर्फ कोई 1 या 2 प्रोफेशन नहीं है, सैकड़ों प्रोफेशन हैं। अपनी इच्छा के अनुसार से कहीं भी जाया जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि युवा हमारे माध्यम से हमारे थानों में जाएं, हमारे अधिकारियों से बातचीत करें और उन्हें जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हम उनको चाहेंगे कि हम उनको गाइड कर पाएँ कि उनको अगर तैयारी करनी है। बीच में आपने सुना होगा कि लोग नकल करने में, लोग पेपर चोरी करने में, पेपर खरीदने के उसमें चले जाते हैं। तो अपने माँ बाप के अच्छे पैसे को इस तरह से खर्च करना और आप में बिना नौकरी में आए आप चोरी करना, ये कहाँ तक सही है? तो इस सब को दूर करने के लिए मैं आपके माध्यम से भी सभी युवाओं से कहूँगा कि आपको इन सब को छोड़ के सीधा रास्ता चुनने की आवश्यकता है और उसमें अगर आपको लगता है कि हमारे माध्यम से आपको कोई मदद मिल सकती है तो आपका हमेशा स्वागत है। सर, राजस्थान में एक बड़ा इशू पेपर लीक और पेपर को लेकर के SOG काम भी करें, क्योंकि कितना और ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी परीक्षाएं जो सामने निकल करके आ रही है कि जिसमें इस तरीके की निकल के केस सामने आए, जिसमें अगर SI भर्ती का है तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी हालांकि DB ने उसके ऊपर रोक भी लगा दी। तो इसको लेकर पुलिस क्या सोच रही है और पुलिस के क्या है? पुलिस का यह है कि इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। SOG हमारी इसमें पूरी तरह से लगी हुई है और इस तरह की कोई छोटी से छोटी भी शिकायत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर है और ऐसे इसमें अगर कोई भी व्यक्ति लिप्त है तो उसको पकड़ना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना हमारा प्रमुख दायित्व है। अभी से पंजाब पुलिस पंजाब दिल्ली के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाड़मेर बॉर्डर से 60 करोड़ की हेरोइन पकड़ने का एक दावा किया था। उनका क्लेम था कि बाड़मेर पुलिस BSF के लोकल कोऑर्डिनेशन में किया गया था, लेकिन लोकल स्तर के किसी भी एजेंसी ने इनको साझा शेयर नहीं किया। तो स्टेट एजेंसी के बीच लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, राजस्थान पुलिस का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी जो हमारे और इधर गुजरात
सारे पुलिस एजेंसी से बहुत अच्छा समन्वय है और जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के सहयोग से अच्छी तरह से की जाती हैं। सर, पुलिस विभाग के द्वारा क्या फीडबैक आपको मिला है? क्योंकि देखिए, सरहदी जिला होने के साथ साथ हाल ही में कुछ जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं वो जल्दी आहत हो जाती है। जो आरोपी पकड़ा भी जाता है पर मामला ठंडा नहीं होता, वो तूल पकड़ता जाता है, तो उसको लेकर के किस तरीके से आगे बेहतर काम होगा? अभी तक तो जो मेरी बातचीत हुई है, अभी हमारी बात जारी है, पर जो अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुल मिला के अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है और राजस्थान और विशेष तौर से ये प्रदेश का ये हिस्सा हमेशा मेल जोल के लिए और अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और बहुत सहयोग देने वाले रहे हैं और अब चूँकि यहाँ पर नई संभावनाएं पैदा हुई हैं, नई इंडस्ट्रीज़ आई हैं, तो ये यहाँ के लोगों के लिए जो अवसर है, मुझे उम्मीद है कि उसका अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और उसमें अपना जो रोज़गार की नई संभावनाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे और आगे इसको और प्रगति की दिशा में लेके जाएंगे और हमारा जो एक सामाजिक जो वातावरण है उसको इसी तरह से और अच्छा बना के रखेंगे। सर, राजस्थान को अगर हम पूरी तरीके से देखें और कंपैरेटिवली पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर चुनौतियाँ माना जा रहा है, चाहे आप वातावरण की बात कर लीजिए या फिर अभी जैसे इंडस्ट्रीज़ आई तो उसके बाद आम लोगों के बीच में जो लगातार हम देख रहे हैं कि कई बार धरनों की स्थिति होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस का जो आम कार्यकाज है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ से जो है कि कह सकते हैं प्रभावित होता है। तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि कैसे तालमेल बैठा रहे जिसकी वजह से आम कामकाज जो है आपका उन पर फोकस हो और जो पेंडेंसी है वो कम? देखिए, जब औद्योगिक क्रांति आती है या कोई नया डेवलपमेंट होता है तो सभी तरह की परिस्थितियां बदलती हैं, पुलिस की चुनौतियां भी बदलती हैं, तो वो और पुलिस उस सब के लिए तैयार है। तो ये नहीं है कि अगर एक चुनौती बढ़ती है तो हम दूसरी चुनौतियों को पीछे छोड़ देते हैं। तो हमारी जो पेंडेंसी है या हमारा जो रूटीन पुलिसिंग है वो भी उसी तरह से और उसी अच्छे तरीके से जारी रहेगी, चाहे हमारे लिए कोई भी नई चुनौती आए। थैंक यू सर। थैंक यू।